चिंटू पिंटू नहीं, एक बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता ने मालूम क्या लिखा है। एक महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के जो मुखिया हैं, 5-5 कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता। जैन साहब, 7 जिले उत्तर प्रदेश के, बिहार के कई जिले, उत्तराखंड के कई जिले हैं, और देखिए वो ऐसा वैसा पलायन नहीं हुआ है। उन्होंने जाकर कोर्ट्स में कोर्ट की फाइलों को आग लगाई है। लड़ जाते हैं कि अगला इस देश का मुखिया हमारा चेला होगा कि तुम्हारा चेला होगा। आर्मी वाले जाते हैं, किसी भी नेता को उठा लाते हैं जिसकी जरूरत होती है, बोले इनसे भी विचार करने में पकड़ लिया। परिवारवाद के खिलाफ भी लाठी चल रही है। दुबे जी आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। मैं दूसरे देश के लोग कहीं समझ में आता है, किसी देश के, अपने देश के लोग इस बात को लेकर बार बार उत्साहित हो जाते हैं कि अब की जो आग पड़ोस में जली वो भारत में को जरूर जलाएगी। बड़े नेता, छोटे नहीं, चिंटू पिंटू नहीं, एक बड़े वक्ता प्रवक्ता ने मालूम क्या लिखा है। नेपाल के वित्त मंत्री को भीड़ मार रही है, वो भाग रहे हैं, तो उसने उस चित्र के साथ लिखा, बस ऐसे ही सोच रही थी साड़ी में भागना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत की वित्त मंत्री को के ऊपर ये तंज, भारत में वैसी परिस्थिति की कल्पना की जा रही, अपेक्षा की जा रही, कल्पना नहीं, आवाहन किया जा रहा है कि हे उत्पातियों भारत में आ जाओ। अभी मैं उदित राज को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यहां तो महंगाई भ्रष्टाचार सब इतना ज्यादा है। मतलब इस बात की तकलीफ है कि बवाल यहां क्यों नहीं हो रहा। अरविंद जी, जो यह कामना करें कि विदेश में अशांति है तो हमारे देश में भी अशांति हो जाए, ऐसे तत्वों को कहा जाता है विघ्न संतोषी। इनको विघ्न होने से संतोष मिलता है, तो ऐसे भी तत्व इस देश में हैं। और कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे हैं, लगातार डिफीट खा रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे हैं, चलो भैया इसी बहाने, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हो रहा है, काश भारत में भी हो जाए कि मोदी सत्ता से हट जाए। लेकिन अमिताभ जी ये संभव नहीं। संभव इसलिए नहीं है कि विद्रोह होने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक है करप्शन और दूसरा है वंशवाद और तानाशाही। मोदी सरकार में करप्शन का कोई आरोप है नहीं, आप चाहे जितनी भी मुंह जबानी आरोप लगा लीजिए, लेकिन ठहरता कुछ नहीं है। और न तो यहाँ वंशवाद है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर लोग आते हैं। तो और उल्टा विपक्ष करप्शन में भी आकंठ डूबा हुआ है और वंशवाद भी है, और ये तथ्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी भ्रष्टाचार के केस में जमानत पे बाहर हैं और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के जो मुखिया हैं, 5-5 कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम है। और ये सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी विपक्ष की 99% पार्टियां वंशवाद के शिकार हैं। बाप अध्यक्ष था तो बेटा अध्यक्ष होगा, बाप किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है तो अगला मुख्यमंत्री उस पार्टी का होगा तो बेटा होगा। तो ये सारी चीजें विपक्ष में है, सत्ताधारी चीजों में कुछ नहीं है। इसलिए भारत में जन विद्रोह की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ठीक है अरविंद जी। जैन साहब, 7 जिले उत्तर प्रदेश के, बिहार के कई जिले, उत्तराखंड के कई जिले, हम जहां से हम और नेपाल सीधे जुड़ते हैं, खेत में 1-2.5 फुट का पत्थर खड़ा है, बस वही बताता कि इस पार वाला नेपाल है और इस पार भारत है, बाकी तो कोई विभाजन है नहीं, खुला आना जाना है। मैं खबर देख रहा था कि 20,000 कैदी भाग गए नेपाल की जेलों से, वो बिहार के अलग अलग इलाकों में पकड़े जा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पकड़े जा रहे हैं। कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन देख रहे हैं जैन साहब आप? नेपाल में जो एनआरकी हुई उससे भारत को किन किन मोर्चों पर सतर्क रहना चाहिए जैन साहब? देखिए, बिहार की जेलों में बहुत से ऐसे अपराधी बंद हैं जिनके विरुद्ध इंडिया में भी केसेस हैं, जो इंडिया में भी वांछित हैं। एक्सटॉर्शन रैकेट वाले हैं, टेररिज्म, रक्सौल बॉर्डर पे टेररिज्म वाले हैं, गैंगस्टर्स हैं,
इनमें बहुत से लोग हैं जो कि नेपाल की जेलों में बंद थे, जिनकी तलाश थी, जो इंडिया इंतजार कर रहा था कि वहां पे ट्रायल खत्म हो तो यहाँ पे ट्रायल शुरू हो। तो ये सब जो है ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, वो ऐसा वैसा पलायन नहीं हुआ है। उन्होंने जाकर कोर्ट्स में कोर्ट की फाइलों को आग लगाई है, उन्होंने निकलने से पहले जेल में आग लगाई है, और पूरी पूरी प्लानिंग के साथ वो वहां से फरार हुए हैं। इंडिया को बिल्कुल चौकस रहने की जरूरत है। इनमें से बहुत से, देखिए, बहुत से तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। छोटे मोटे अपराधी होते हैं जो छोटी मोटी चोरी वगैरह करते हैं, उनसे मतलब नहीं है। पर जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो बड़े टेररिस्ट हैं, और जो बहुत कुख्यात एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, जो एक पूरा पूरा रैकेट चला रहे थे रक्सौल बॉर्डर पे, वो सब भी फरार हुए हैं। इसलिए इंडिया को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। यूपी में चौकसी बढ़ाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड और बिहार में भी बढ़ाई गई होगी। पीएम ने भी जो एसीसी की बैठक है उसको संबोधित किया है, निर्देश निर्गत किए गए हैं। रॉ, एनआईए, आईबी, ये सब के सब जो हैं ये सतर्क हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत तत्व यहाँ पर आकर कोई घटनाएं की, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। मेरा मानना है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, रहेगी, और बहुत अच्छा कार्य डेमोक्रेसी कर रही है। सुधार की अपेक्षा हर जगह होती है, सुधार होना चाहिए। पर यह है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आप देख ही रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ जो है। एक छोटा सा प्रश्न तो खड़ा होता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान तो परमानेंट है ही बवाल जी। हमारे चारों ओर 4 बवाल स्थायी भाव से बैठ गए। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो मेरी बात को समझेंगे। अगर 4 दुष्ट ग्रह ये चारों तरफ से घेर लें तो कितना भी बड़ा राजयोग हो वो प्रभावित हो जाता है। जैन साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। श्रीलंका में तो कुछ हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बांग्लादेश में अभी भी सामान्य नहीं है। कई फॉरेन पावर्स का नाम इसमें आता है। ओली जो हैं, ये इनका झुकाव चाइना की तरफ था। इनके साथ जो पार्टनर थे देवबा और प्रचंड, इन सब का रुझान चाइना की तरफ ही था। अभी वो चाइना की मिलिट्री परेड में शामिल होकर आए ही हैं। ये जो वहाँ पे एक करप्शन था अनकंट्रोल्ड, और करप्शन के अलावा जो वर्ड कॉइन हुआ है नीपो किड्स, नेपोटिज्म से रिलेटेड जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के, वो जिस ऐशो आराम से वहाँ रह रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिस तरह की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बड़ा आक्रोश नेपाल में था। और उसी का ये नज़ारा है जो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल जैन साहब। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, दुबे जी के पास, फिर अनुभव जी के पास। लेकिन एक बात मैं कहूँ, जो बात जैन साहब कह रहे हैं ना, नौजवानों के विद्रोह से कोई संकट नहीं भारत को, उसके पीछे के प्लेयर्स से संकट है जैन साहब, पीछे के प्लेयर्स से। जिस भी देश में अराजकता से सत्ता बदलती है, दुनिया के 2-3 बड़े शक्तिशाली देश इस बात के लिए आपस में लड़ जाते हैं कि अगला इस देश का मुखिया हमारा चेला होगा कि तुम्हारा चेला होगा। देश की देश जेब में रखे जा रहे हैं। देश की देश मोबाइल की तरह जेब में रख लिए जा रहे हैं। ये ओली क्या थे? इनकी डोली कहां जाती थी? क्या थे ओली? जानकार कहते हैं कि ये चाइना के कहने पर उठते थे, चाइना के कहने पर बैठ जाते थे। चाइना कहती थी सो जाओ तो सो जाते थे, कहती थी जग जाओ तो जग जाते थे। संकट ये नहीं है कि बच्चे नाराज हुए और उन्होंने सड़क पर अपना आक्रोश दिखा दिया। अब जो सरकार गठन की कोशिशें चलती हैं बांग्लादेश में, वो यूनुस मियां तो सड़क पर उतरे नहीं थे जैन साहब। यूनुस को किसने बैठाला? मेरी रुचि यूनुस में भी नहीं, मैं उस ताकत के बारे में चिंतित होता हूं जिसने यूनुस को पपेट के रूप में बैठाला है। देखना यह होगा नेपाल में कौन सी शक्ति का पपेट आकर बैठता है। ये नेपाल के लोगों का तो मैंडेट नहीं होगा ना।
आर्मी हेडक्वार्टर में सत्ता तय हो रही है। आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी वाले जाते हैं, किसी भी नेता को उठा लाते हैं जिसकी जरूरत होती है, बोले इनसे भी विचार करने वाले पकड़ ले आओ। ये चिंता का विषय है। खैर दुबे साहब, जब श्रीलंका में बवाल हुआ तो भारत में विपक्ष ने कहा कि अब तो यहां भी होगा, लड्डू बांटो। फिर निराशा हुई, लेकिन समय परिवर्तनशील है। फिर श्रीलंका बांग्लादेश का मसला आ गया, बोलो गुरु अब की नहीं बचेंगे। बोला गुड्डू लड्डू लाकर एडवांस रख लो। फिर निराश हो गए। तो अब नेपाल हो गया। तो कहा जा रहा है कि भारत की गृह मंत्री तो साड़ी पहनती हुई तो भाग, और वित्त मंत्री वो तो भाग भी नहीं पाएंगी। मतलब मान के चलना कि भारत में ऐसी परिस्थिति होगी। किस ढंग का मिजाज है दुबे जी? नहीं। और वहां तो पार्टियों के परिवारवाद के खिलाफ भी लठ चला है। भारत में जो लोग नेपाल जैसी परिस्थिति की याचना, कामना और उम्मीद कर रहे हैं, वो एक बार घर के अंदर तो झांक के देख लेते। परिवारवाद के खिलाफ भी लाठी चल रही है दुबे जी। नहीं, देखिए मोदी साहब जी, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल, सबसे पहले तो दोनों की जो सिचुएशन थी उसमें काफी अंतर है। बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा अंजाम दिया गया है सत्ता परिवर्तन में। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में आप देखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बची नहीं है, चाहे माले हो, चाहे नेपाल माले हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, सभी पार्टी को टारगेट किया गया। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि जब भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो ही जाते हैं, क्योंकि इतना क्राउड होता है कि आपको पहचानना मुश्किल होगा कि कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। और इसमें जो गलत लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि संसद जलाई हो या राष्ट्रपति भवन जलाया हो, सर्वोच्च न्यायालय जला दी हो, लेकिन आखिरकार इसका भार किस पे पड़ेगा? आम जनता पे ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब दोनों में वेरिएशन था। जहां तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, देखिए आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी हालात अच्छे, महंगाई चरम सीमा पे है। क्या आप कह सकते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे नहीं है? 88.5 रुपया डॉलर हो गया। सोना 23,000 रुपया बढ़ चुका है एक साल के, लगभग एक साल के अंदर में, ऐसा बताते हैं। चांदी बढ़ गई है। आप सोचिए, सब्जी आज के दिनों में, अभी तो सब्जी सस्ती होनी चाहिए, सब्जियों के रेट बढ़ गए। कहने का तो मतलब नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं? सब्जी बढ़ गई है। हम इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं करेंगे कि हालात मेरे यहाँ भी, बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे से भ्रष्टाचारी हो, शिक्षा के जगत में चोरी चपाटी के मामले हो, भ्रष्टाचारी के मामले हो, इस तरीके के केस हमारे भी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ जेपी नारायण जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया था, संभव है कि उस तरीके के आंदोलन हो, सत्ता का परिवर्तन हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसका भी एक पीक पॉइंट आएगा।